क्या डॉट है बच्चे? इलिस्ट्रेशन नंबर 7 इसमें डॉट है। डॉट क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये कराए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ध्यान से देखें सही बच्चे, पेज नंबर है 284, पेज नंबर 284, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या बताए थे, चार कॉन्सेप्ट चार बताए थे ना, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कैशबुक का या पासबुक का। कैशबुक का अगर डेबिट बैलेंस हो इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस, और अगर क्रेडिट हो तो इट इज कॉल्ड क्या, अनफेवरेबल, यानी ओवरड्राफ्ट अगर हो तो। देखो तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस चार में से कोई आपका एक, या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या कैशबुक, या तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। वी नो दैट क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस, यानी इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। रहा बात इसमें एडलेस करने की, तो हम बताए थे कि डेबिट बैलेंस में अगर कोई आइटम को हम लोग ऐड करते हैं तो वही बैलेंस को क्रेडिट में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो सवाल है कि अगर कोई बच्चे प्लस माइनस कॉलम करके बनाते हैं तो जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो प्लस माइनस कॉलम में होता है हमेशा, चाहे वो पासबुक का हो चाहे वो कैशबुक का हो। और माइनस कॉलम में जो होता है वो आपको अनफेवरेबल बैलेंस को शो करते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर हम आपको क्वेश्चन इस तरह का एक बना के समझाए थे कि दोनों में आप इस तरह से कर सकते हो, और एक हम एडलेस करके भी आपको समझाए थे, इसमें किसी तरह का कोई आपको प्लस माइनस का आपको दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते हो। तो इसमें चूंकि डेबिट बैलेंस है तो निश्चित रूप से चूंकि प्लस और माइनस करके बनाया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल बैलेंस है ये कैशबुक का, तो ये किस कॉलम में जाएगा, प्लस कॉलम में जाएगा। आई होप कि इसमें 10,000 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कोई भी एरर होता है, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड क्या है, एक चेक ऑफ रुपीज कितना 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या कैशबुक, इसको हम लोग ऐड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, चेक पेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो सेंटेंस, चेक डिपॉजिटेड, सॉरी। तो किसको डिपॉजिट करेंगे हम, चेक कहाँ दिए, एज अ बिजनेस, हम अपने आप को क्या एज्यूम किए, बिजनेस। तो बिजनेस हमेशा आपको याद होगा कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। बीआरएस कौन प्रिपेयर करता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगर वन लाइन एक लाइन में अगर एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह से आ सकता है कि बीआरएस कौन प्रिपेयर करता है, हु इज द प्रिपेयर ऑफ क्या बीआरएस। बहुत सारा आपको ऑप्शन दे देगा कि बैंक, कस्टमर, बोथ, या नन ऑफ द क्या दिस। तो आप उसमें हमेशा किसको टिक आउट करोगे, कस्टमर को। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन में सभी में प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। कैश कॉलम में कितना 205 किया है, तो वो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। A check issued rupees 250 was recorded as rupees कितना, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 45, कितना है डिफरेंस इसका, चेक इशूड फॉर रुपीज कितना 250 वाज रिकॉर्डेड एज इतना, यानी 250 हम इशू किए, तो हम एज अ बिजनेस हम ये एज्यूम किए कि हम 250 क्या किए दे दिए। लेकिन हो सकता है वो चेक जब बैंक में, बैंक जो रिकॉर्ड किया है वो कितना रिकॉर्ड किया है,
तो आप बताओ डिफरेंस इसमें कितना, अगर इसमें नहीं है तो गलत है। 45 का ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है, बैलेंस किसका दिया हुआ है बोलो, कैश कॉलम का। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या करना है, जैसे इस तरह से समझ सकते हो इसको, ये देखो जैसे ये कैश बुक बनाए तो चेक इशू किए किसी को XYZ, किसी को इशू किए होंगे, तो जब इशू करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बोलो बाय X लिख देंगे। चेक इशू मतलब जैसे याद होगा कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर इशू किया कितना 250 रिकॉर्ड करेगा। जैसे हम चेक किसको दे दिए 250 का, अब ये चेक लेकर के बैंक में गई तो बैंक कितना रिकॉर्ड किया उसको 205, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर ये हुआ कि हम रिकॉर्ड के कितना 250 से, तो मेरा जो कैश बुक है वो कितना से डिफर करेगा 250 से ही करेगा ना, इसीलिए वहां पर वो 250 लिखा हुआ है। कि आप अगर चेक इशू किए, जितना का इशू किए, आप तो अपना माइंड सेट कर लिए कि हम चेक दिए 250 का, किसको एक्स को, तो एक्स अकाउंट डीआर हो जाएगा, तो एक्स अकाउंट डीआर हो जाएगा, टू क्या कैश लिखेंगे सिंपल। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम चेक दिए और वो सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया, आपको याद होगा चेक इन हैंड भी, ठीक है, दो तरह से ऑप्शन था उसमें, या तो आप चेक इन हैंड लिखो या तो आप क्या लिखो वहां पर ये कैश लिखो। अगर आप चेक 5 तारीख को दिए हैं, अगर आप पढ़े होंगे उसमें, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कर रहा था, जिसको हम लोग जनरल पेपर में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो समझ लीजिए यहाँ पर कि कोई भी चेक अगर सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, जैसे चेक रिसीव फ्रॉम क्या कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेंटेंस समझ में आया, ये ट्रांजैक्शन समझ में आया, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो जब इस तरह का आपका लैंग्वेज हो और सिंपल आपको लिख दे चेक रिसीव फ्रॉम राम और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो समझता है कि नहीं ये आपको सेम डे में हो गया। जब सेम डे में नहीं होता तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा आपको कि चेक रिसीव फ्रॉम राम या चेक पेड टू राम, है ना, बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट क्या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो भी है ये लिखा हुआ रहेगा आपको। तो कोई भी चेक अगर बैंक में सेम डे में डिपॉजिट नहीं होता है बच्चे, तो वहां पर बैंक नहीं लिखेंगे, वहां पर दो लैंग्वेज है, एक है आपका चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, तो बहुत सारा राइटर इसको यूज किया है, ठीक है। तो अगर देखो चेक रिसीव फ्रॉम क्या है कस्टमर, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हम कस्टमर को सामान बेचे होंगे, उससे चेक क्या कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, तो चेक रिसीव कर रहे हैं और बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, तो क्या एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट या टू कस्टमर। ये एंट्री पर समझ में आया आप लोगों को। तो अगर हम चेक मान लो ये 5 तारीख को हम क्या किए रिसीव किए 2020, तो 2020 में 5 तारीख को हम चेक रिसीव किए, किससे रिसीव किए कस्टमर से। अब कस्टमर से रिसीव किए लेकिन वो उसी दिन बैंक में डिपॉजिट अगर बैंक में हो जाता तब तो यहाँ बैंक इज द रिसीवर, यानी चेक इन हैंड की जगह किसको लिखते हम बैंक को लिखते। अब ये कह रहा है कि नहीं वो 10 तारीख को उस चेक को बैंक में क्या कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 10 तारीख को एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डीआर, और जो ओपन किए हैं आप चेक इन हैंड जो डेबिट था वो क्या हो जाएगा चेक इन हैंड। अब देखो चेक इन हैंड क्या हो गया कैंसिल हो गया, एंट्री नहीं हो गया बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट। तो यही लैंग्वेज कहता है कि कभी कभी आपको चेक इन हैंड लिखेगा, कभी कभी आपको क्या लिखेगा कैश, ये इसके जगह क्या लिख देता है दूसरा लैंग्वेज, तो यहाँ कैश तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, या तो चेक इन हैंड लिखो तो यहाँ चेक इन हैंड तो यहाँ पर भी चेक इन हैंड, अगर आप कैश लिखते हो तो यहाँ पर भी कैश और यहाँ पर भी कैश, कस्टमर को फिक्स है कस्टमर से रिसीव। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। तो 250 से समझ में आया कि 250 का ही हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि हम
जो रिकॉर्ड किए, रिकॉर्डेड कितना नहीं, सेंटेंस पढ़ो पूरा तब समझ में आएगा कि अ चेक इशूड फॉर रुपीज कितना 250 वाज रिकॉर्डेड एज रुपीज कितना इन द कैश कॉलम। कैश कॉलम में कितना रिकॉर्ड हुआ है 205 रुपया। देखिए वो ट्रांजैक्शन कितना का कितना इशू किए, अब तो पूरा करना पड़ेगा ना, अलग से एंट्री करना पड़ेगा। 45 का अगर मान लो नहीं किया उस डेट में तो वो फिर अलग डेट में क्या करेगा, इसीलिए तो डिफरेंस आया, इसीलिए तो बीआरएस बनाया कि ये डिफरेंस आया। तो डिफरेंस कहां से आया, कितना से डिफरेंस आया, ठीक है। तो इसमें कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है कि कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड, कितना लिखा हुआ है 250 ना, ये वो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। चलो और आगे देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में इसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो बैंक कॉलम मतलब कंपैरिजन तो बैंक पे कॉलम से और पासबुक से करते हैं, तो ये नहीं कर सकते कि 250 से अपनी फिर से घटा देते हैं। नहीं, आप जो चेक दिए 250 का तो बैंक कितना का एंट्री करेगा 250 का ही, वो चेक कितना का जाएगा बैंक के पास 250 का ही जाएगा ना। आप ना कैश बुक में रिकॉर्ड करके कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, हाँ 200 तक किए 5 किए, तो वो आज नहीं तो कल आपको क्या करना पड़ेगा 45 का एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सही करने के लिए, तभी तो वो इक्वल आएगा। तो फर्क कितना का पड़ेगा, जितना का आप चेक दिए उतना का ही फर्क पड़ेगा 250 का ही। कैश कॉलम में जगह पे बैंक कॉलम नीचे 250 किए ना, फिर समझ आए कि बैंक कॉलम में बस 205 रुपए लिखे हैं, कैश कॉलम में तो मुझे लग रहा है कि कैश बुक का बस कैश कॉलम से मतलब है। जैसे यहाँ पर आपका ये कहाँ से आ गया जी, अंडर कास्टिंग ऑफ रुपीज 100, हाँ चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड, ये तो कुछ इसमें इंडिकेट किया ही नहीं है। यहाँ पर कुछ इंडिकेट आप लिखोगे तो पूरा सेंटेंस तो लिख सकती हो वहां पर, चेक इशूड रुपीज कितना 250 बट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम रुपीज कितना 205, इस तरह से आप कर सकती हो वहां पर। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन भी बढ़िया दिया हुआ है इसमें जी बीआरएस में, 5-7 क्वेश्चन इसमें बना हुआ बढ़िया से, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस का भी दिया हुआ है क्वेश्चन है। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज पर 100 The debit balance of rupees 1500 as on the previous day was brought forward as a credit balance. a debit balance of rupees 250 1500 as On the previous day on the previous day was brought forward as a credit balance, brought forward यानी BF। तो ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब तो यही होता है कि आपका जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। कुछ अमाउंट इसमें मिसिंग है। Sir, actually ये जो नीचे वाला दिया हुआ है वो 31 मार्च 2001 और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है सितंबर 30 2004 और उसमें सेकंड नंबर पे देखिए सर एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड 3000। सॉल्यूशन की और है, सुनो एक काम करो ना, और बाकी का जो हम इसको आपको बना करके समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ इसमें टाइम बहुत ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज का देख लीजिए, ये दूसरा का ये आ गया है यहाँ पे लगता है। बाकी अमाउंट सब सेम है। एक दिन टाइम हमको दो, ठीक है। तो वो मत बनाओ, छोड़ दो। कहाँ था, कितना पेज नंबर में देखो तो 245। इसमें कोई क्वेश्चन बनाए आप लोग बच्चे बताओ। सर बनाए हैं। कितना बनाई हो बताओ इसमें। सर 3 सर बनाए। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन
चलो 4 नंबर देखो। 4 नंबर कुछ अलग नहीं, एक्स्ट्रा नहीं करना है कि जो आप देखे होंगे कि आपका जब बिल रिसीव करते थे कैश अकाउंट या टू क्या बीआर करते थे ना, यही चीज आपको कैश रिसीव ना करके हम बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए कि आप बताए थे ना 4 कंडीशन होता है कि मैच्योरिटी डेट में क्या हुआ है, पेमेंट हो गया, रिसीव कर लिए। दूसरा कंडीशन बताए थे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को ये जिम्मेदारी दिए कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, है ना। डिस्काउंटिंग बिल भी सुने होंगे कि अगर समय से पहले हम उस बिल को भजाना चाहते हैं तो बैंक से हम क्या किए, भजा लिए उसको, है ना। उसके वजह बैंक को क्या किए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिए, है ना। तो उसी तरह से अच्छा इंडोरशिप का भी ये कंडीशन है। ये 3-4 कंडीशन है। क्वेश्चन पहले पढ़िए सही बच्चे, पेज नंबर 259। 259 तो ये टॉपिक है आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो ऑन 1 फरवरी 2015 जॉन परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर रुपीज कितना 15,000 फ्रॉम जिमी, यानी जॉन जो है तो 15,000 का क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है, किससे, बात समझ में आया। तो जॉन इज कॉल्ड, अब बताओ क्या नाम हुआ आपका, आप, हाँ अब बताओ तो जॉन क्या है यहाँ पर, ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है, बोलने दीजिए उसको, जिससे पूछे वही जवाब देंगे। समझ में आया था फिर भी, हाँ हाँ आपको बोलना है, समझ में आ गया था, फिर प्रीवियस क्लास किए थे आप, अपनी नहीं थी, मुझे पता था इसलिए हम आप ही से पूछे, क्योंकि बच्चे तो सीमित है यहाँ ना, बच्चे कितने हैं आपको, कितनों बच्चे रहेंगे, सीमित हो या असीमित हो से मतलब नहीं है। टीचर के नजर में क्या होते हैं, आप 60 की 70 के भी भीड़ में रहोगे ना तो हम आपको खोज लेंगे कि ये बच्चे पिछले क्लास नहीं किए थे। तो अच्छी बात है कि आप जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर से हम एक बार इसको समझा देते हैं कि जो व्यक्ति सामान को क्या करता है, परचेज करता है, ध्यान रखना, यानी परचेजर इज कॉल्ड ड्रॉवी एंड सेलर इज कॉल्ड क्या, ड्रॉवर। सेलर इज ऑल्सो नोन एज, एक तो हम आपको इसको सेलर को क्या कहते हैं, बोलो, सेलर को हम ड्रॉवर तो कहते ही हैं, साथ ही साथ उसको हम क्रेडिटर भी तो कहते हैं, ये बताए थे। तो जॉन यहाँ पर सामान परचेज करने वाला है, खरीदने वाला है, तो जो पैसा पेमेंट कौन करेगा यहाँ पर, बताओ, जिमी। जिमी कैसे, जॉन नहीं करेगा, जो सामान बच्चे खरीदेगा वही पेमेंट करेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं जो व्यक्ति पैसा पेमेंट करता है वही ड्रॉवी होता है, और जो पैसा लेता है वो ड्रॉवर होता है। तो जॉन सामान खरीद रहा है, इसका मतलब जॉन जो है यहाँ पर ड्रॉवी है, और जिमी जो है वो सेलर है, मतलब ड्रॉवर है, ठीक है। अब कितना का सामान है, 15,000 का, 15,000 का। फिर करा है ही इमीडिएटली मेड अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 बाय चेक। अब वो कह रहा है कि ठीक है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इतना तो समझ में आया, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जो है सो हम क्रेडिट आपसे मात्र 10,000 का ही करते हैं। क्यों, क्योंकि 15,000 का टोटल किए और 5,000 हम क्या किए, आपको उसी समय चेक से पेमेंट कर। तो बिल कितना का लिखेगा वो ड्रॉवर, 10,000 का लिखेगा ना, बिल लिखेगा, उसके पास जाएगा, फिर वो साइन करके फिर बिल क्या करेगा, वापस आएगा किसके पास, ड्रॉवर के पास में। तो ये 2 एंट्री ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा कि जॉन खरीद रहा है, तो जॉन क्या है यहाँ पर, जॉन इज द रिसीवर। हम लोग समझे ना ट्रेडिशनल अप्रोच में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या था, क्या था रियल को बताओ, जब तक याद नहीं होगा, ये रूल याद नहीं होगा तो एंट्री नहीं बनेगा। आपको याद है, आपके पीछे सबसे, हाँ आप क्या नाम है, प्रिया, यह रूल याद है, याद नहीं किए, क्यों, कितना बार ये बोले होंगे रूल, अभी लिख लीजिए तुरंत, उसको याद करके कल सुनाइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में।
देखो पर्सनल अकाउंट का लिखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का लिखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का लिखिए, लिख रही है देखो ना थोड़ा बगल में। ली पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का लिखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का लिखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट हो जाएगा। फिर पूछेंगे अभी फिर बीच में ऐसे ही। चलिए, तो यहां पर अब समझोगे कि पर्सनल अकाउंट में जितने भी नेम ऑफ द पर्सन, फॉर्म, कंपनी, ये सब क्या होता है, सब पर्सनल अकाउंट में। जो गुड्स है, गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स का जो बैलेंस होता है स्टॉक, स्टॉक इंडिकेट होता है रियल अकाउंट में, ठीक है। बट परचेज और सेल कहोगे ना तो फिर वो बहुत सारे आइटम इसको रियल भी माना है, बहुत सारे आइटम इसको नॉमिनल भी माना है। एक्चुअली में होना भी चाहिए नॉमिनल ही, ठीक है, बिकॉज परचेज इज द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। परचेज क्या हुआ बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी आपको रेकरिंग नेचर का, इसीलिए और हमारा काम ही है इस मार्कर का बिजनेस हम कर रहे हैं, तो बार बार मार्कर खरीदेंगे, बार बार मार्कर क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। रियल में बताता है कि चलो भाई इसको वही गुड्स तो जाकर के कन्वर्ट हो जाता है एसेट्स में, तो एसेट्स तो इंडिकेट करता है रियल अकाउंट। तो परचेज किया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन आया तो परचेज, गया तो सेल्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप लोग को अगर ऑप्शन आए तो नॉमिनल अकाउंट ही लिखोगे उसको। चलिए आगे देखिए, तो 15,000 का जो सामान है वो क्या, जॉन जो है सो परचेज किया जिमी से। ही इमीडिएटली पेमेंट मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज कितना 5,000 और तुरंत का तुरंत पेमेंट कर दिया। फिर कह रहा है क्या, जो उसके बाद डन अपॉन हिम बाय जिमी, और बिल उसके बाद क्या हुआ, बाकी जो हुआ वो बिल में। द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज पेबल आफ्टर 40 डेज। अब यहाँ पर ड्यू डेट निकालने की बात आ गई कि 40 दिन बाद का है बच्चे। अब देखोगे इसको ऐड जब करोगे तो 1 फरवरी है और 2000 क्या है 15 है ना, इसमें फरवरी कितना दिन का होगा 28 का होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड, पता है ना, जो साल 4 से क्या हो जाए। देखो हम लोग शुद्ध भाषा में समझे हैं और कोशिश करते हैं उसी भाषा में तुमको भी हम समझाएंगे, जो साल 4 से कट जाए। इसीलिए जिस बच्चे का जन्म दिन आपको 29 का होगा तो उसका हर एक साल जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। अब आगे करें 40 डेज, तो ये कैलकुलेट करके ये बताएंगे मुझे रोल नंबर 53, बताइए क्या ड्यू डेट आएगा। देख करके नहीं, बना करके समझा करके हमको बताओ ड्यू डेट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। जल्दी से सही बच्चे मन से अपने अपने मन से निकाल के बताओ मुझे, तब समझेंगे कॉन्सेप्ट हुआ है कुछ। आपको आ गया आदमी निकालिए। आपको समझ में आ गया,
चलो रोल नंबर 37 समझा है ना, वही 37 या 38 होगा, है ना। चलो बनाओ बनाओ, पक्का इसको देख करके नहीं बोली हो। कितना मार्च हुआ? 16 तो यह मार्च 11 क्यों दिया हुआ है? सही करो, इसको सही करो। अरे ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला एंट्री, मतलब एक 11 मार्च हो जाएगा, एक 16 मार्च हो जाएगा। नहीं कल लिख दिया 5 days बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल जिमी सेंड, तो कितना मार्च 16 मार्च आया, तो 16 मार्च में 5 दिन पहले 11 तारीख हो जाएगा, वही 11 इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक 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 है, ये 5 हम नहीं देखे थे, निकाले जी। देखने पड़ेगा ना कैसे वो निकाला यार। सच बोलते हैं सर। फरवरी फर्स्ट में है, फरवरी में कितना दी जाएगा, ये पता दी जाएगा। इसको बाद में बताना तो है ही कितना चाहिए फरवरी, और कितना दिन का 40 दिन है जी, मार्च कितना हो गया, 13 हो गया, प्लस 3 दिन चलो देखो नहीं जो देख रहा है, 13 दिन कितना हो जाएगा, ऐसे तुमको बताने के लिए बोल रहे हैं। 16 क्या हुआ, कौन सा दिन हुआ, ऐसे ही बना 16 मार्च। लेकिन आपका यहाँ पर एक फर्स्ट फरवरी है, फर्स्ट फरवरी में आपको कितना दिन जोड़ना है, 40 प्लस मार्च जो है 27 से चला गया, 16 ना, ऐसे ही करना, चाहे आपको मंथ हो चाहे आपको डेज हो, दोनों में 3 दिन क्या जोड़ना है, डेज जोड़ना है। ठीक है, ये फिक्स है। हाँ इसमें भी बता दिए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे कि इमरजेंसी हॉलीडेज की नेशनल हॉलीडेज, अगर आपको इमरजेंसी हॉलीडेज हो जाए ठीक है तो 1 दिन बाद, और नेशनल हॉलीडेज हो जाए 1 दिन बाद। आज जैसे 15 अगस्त हो गया, ठीक है तो 14 अगस्त को ही होगा। लेकिन अगर मान लो हाँ ठीक है, चलो हाँ, अरे बताए थे ना कि इमरजेंसी हॉलीडेज। अब आगे देखिए क्या ओके। अब आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? सही बच्चे बताओ मुझे, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आगे कर रहा है, द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज पेबल आफ्टर 40 डेज, यानी 40 दिन के बाद बिल को क्या ही होता है, पेमेंट करता है वो 5 days बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ड्यू डेट, मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, नहीं देखते हो कि LIC करवाते हैं भाई, मैच्योरिटी डेट आ गया मतलब समय हो गया कंप्लीट, उसको पेमेंट करना है। तो जिस डेट को आप पेमेंट करोगे यानी ड्यू डेट जो आप कैलकुलेट करोगे उससे 5 दिन पहले, यानी 16 तारीख है तो 16 से 5 दिन पहले क्या हो जाएगा, 11। ठीक, जिमी सेंट द
सेम टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ये बैंक को कहता है कि आप, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा रीजन इसमें हो सकता है कि ये आप कलेक्ट कर दीजिए। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जब हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो बीआर डेबिट था वो बीआर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बीआर टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कर है क्या, द बैंक ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल ऑन क्या टू द जॉन ऑन द ड्यू डेट to meet the bill. The bank informed the same to Jimmy, prepare John account in the books of Jimmy and Jimmy account in the books of John. तो बस यही करना है। लेकिन हाँ, इसका फर्क उसके बुक्स में, किसके बुक्स में, ड्रावी के बुक्स में। इसके लिए कोई एंट्री, उसको तो हर हाल में, अरे तरबूजे पर चक्कू गिरे या चक्कू पे तरबूजे गिरे, कटना तो तरबूजे को है, तो पेमेंट तो उसी को करना है। उसका तो, उसमें तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसमें वही बिल्स पेबल अकाउंट दिया टू क्या, बैंक। हाँ, ये समझ सकते हैं जो बैंक इसमें क्रेडिट तो उसमें बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। ये आप समझ सकते हो। लेकिन बिल सेंट, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसमें क्यों नहीं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हुआ, तो इससे कोई इसको फर्क, क्योंकि ये विचार किसका था, जॉन का, यानी ड्रॉवर का था। जॉन नहीं, जिमी का, जिमी का, सॉरी। चलो आगे बनाओ, इसको बनाओ, जैसे ही बच्चे बना के दिखाओ। जल्दी से बच्चे बनाओ। ताकि घर से बना लोगे, इसको घर से बना लोगे ना, ठीक। देखो तो, कैलकुलेट द ड्यू डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट from the following information. लिखो, डेट ऑफ बिल में लिखो डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल्स में लिखो कोई बोलो नहीं, अपने मन से क्वेश्चन में लिखो जो बोर्ड पर लिख रहे हैं। 29 मई 2017 डेट ऑफ बिल लिखे हैं ऊपर में। 31 मार्च 2017, फिर 21 है, फिर 14 है, फिर 28 है, और फिर कितना है, 31 है। और जिसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा पीरियड 4 मंथ था इसमें 1 मंथ है, इसमें 60 डेज है, इसमें 90 डेज है, इसमें 1 मंथ है,
और इसमें भी 1 मंथ। चलो बड़ा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया कि इस तारीख को ट्रांजैक्शन, ये जो डेट है पहले डेट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ कि इस तारीख को वो ट्रांजैक्शन किया, और उसका जो टेनर जो पीरियड है वो कितना दिन के लिए, मान लो कोई 4 महीना के लिए किया, कोई 1 महीना के लिए, कोई 60 दिन, कोई 90 दिन। तो इस कंडीशन में इसका ड्यू डेट कैसे क्या होगा बताओ मुझे। कोई किसी को एक दूसरे बताओगे नहीं, खुद से बनाने दो। हाँ वो फिक्स है। कौन जी क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या बताओ, बना क्वेश्चन। बन गया। क्या एक बना के समझा दे क्या। हाँ सर एक बना दो सर। देखिए 2 कॉलम तो यही होगा सेम टू सेम। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, 1 नंबर में सीरियल नंबर, ये फर्स्ट है ना। उसके बाद डेट ऑफ बिल ड्रॉ, सेकंड कॉलम में देंगे डेट ऑफ बिल ड्रॉ। थर्ड कॉलम में दे दीजिए, फोर्थ कॉलम में ग्रेस डेज, ये तो सब में सेम होगा। और फोर्थ कॉलम लास्ट कॉलम में जो है, फिफ्थ कॉलम में इसमें देंगे ड्यू डेट।
तो ड्यू डेट का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस पीरियड प्लस और प्लस ग्रेस डेज, ग्रेस डेज, यही हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्या था, 29 मई था ना, ये देखो 29 मई, कितना दिन का था ये, 4 मंथ का, 4। अब जब इसमें ग्रेस डेज कितना है, 3, ये जब कैलकुलेट करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1, 2017। अब ये कैसे आएगा ये देखो बताते हैं। यहाँ तो क्लियर, जब मंथ में होगा तो क्या करेंगे, देखो कौन सा महीना है, 29 है ना, मई है तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो सितंबर कितना हो जाएगा, है ना, इसमें आपको 3 दिन जोड़ना है। 2 अक्टूबर को कौन सा है, गांधी जयंती नहीं है, समझ में आया नहीं बात है? नहीं समझ में आया, यही चीज बताए थे कि अगर आपको नेशनल हॉलीडेज अगर ड्यू डेट के दिन क्या हो जाएगा, तो अब इस 29 में जब आप जोड़ोगे तो अक्टूबर तो 30 दिन का होता है, बोलो हाँ या ना, तो इसका जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा बोलो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर हो गया, तो अक्टूबर नहीं सितंबर में होगा जी। 29 में 30 हो गया, एक है ना, 1 हो गया और 2 हो गया, यानी 2 आ रहे हैं, 3 दिन हमको जोड़ना है ना इसमें, तो 29 में 3 दिन जोड़ोगे तो 30 आएगा, फिर आपको 30 के बाद 31 तो आएगा नहीं क्योंकि सितंबर आइए, तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी इसका ड्यू डेट एक्चुअली में होना चाहिए 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, लेकिन 2 अक्टूबर को चूंकि नेशनल हॉलीडेज है, तो क्या समझाए थे कि जब नेशनल हॉलीडेज होगा एक दिन पहले कर देना है। यही रीजन है कि हम यहाँ पर क्या लिखे, 1 अक्टूबर लिखे। आ गया समझ में? तीसरा दिन जिस पर आएगा ना, किसमें तो 3 दिन जुड़े थे ना उसमें, सुनो सुनो हमको अभी भी याद है, उसमें कितना था, 27 तारीख था जी, और 40 दिन से जोड़ना था ना, हाँ तो 1 फरवरी था ना, तो 27 फरवरी हो चला गया है, बचा कितना 13 ही ना, तो 13 में 3 जोड़ेगी तो 16 ही ना आएगा, उनका इतना कैलकुलेशन वीक हो गया है जी। अभी पूछो ना, अभी और कोई डॉट है तो पूछ लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन, कोई बच्चे नहीं, वेरी गुड, उम्मीद भी आपसे हम यही रखें, कल नहीं, कल तो मिलेंगे नहीं, आप बना लीजिएगा लेकिन हमको मंडे को दिखा दीजिएगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके बच्चे।